Today we are going to study second poem of high school, The Charm of Life, composed by H.W. Longfellow. ये लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई कविता है जिसका नाम है द चार्म ऑफ लाइफ। द चार्म ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का भजन, जीवन का गीत। शॉम टी इसमें साइलेंट है और एल साइलेंट है, तो इसका उच्चारण होगा द चार्म ऑफ लाइफ, जीवन का भजन, जीवन का गीत। तो इसमें कवि ने जीवन के बारे में बताया है कि हमारा जीवन क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या होता है। तो उसका जो पहला स्टेंजा है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट का मतलब ये है कि जीवन यथार्थ होता है, जीवन गंभीर होता है। जीवन किसी साधारण चीज का नाम नहीं है, किसी हल्की चीज का नाम नहीं है। जीवन कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के इस संसार में व्यक्ति आता है, तो जीवन कोई साधारण चीज नहीं है। लाइफ इज ए वेरी सीरियस मैटर एंड द ग्रेव इज नॉट गोल। जब हम समझते हैं कि जो व्यक्ति आया है वो मरेगा, तो कहने का मतलब ये है कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि कोई मरने के लिए यहाँ पैदा हुआ है। एंड द ग्रेव इज नॉट गोल, ग्रेव माने गंभीर, ग्रेव माने कब्र और गोल माने लक्ष्य। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति का उद्देश्य केवल मृत्यु तक नहीं है, उसका उद्देश्य है उसको जीवन में कुछ अच्छा करना, कुछ नया करना, जिसके लिए उसको ईश्वर ने भेजा है। तो लाइफ इज ए वेरी सीरियस मैटर एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। द मैन हु हैज कम टू दिस वर्ल्ड इज नॉट टू डाई ओनली, ही इज गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कैरी आउट इन दिस वर्ल्ड। डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट दाउ आर, तुम धूल मिट्टी के बने हुए हो। आर्ट, आर्ट दाउ माने तू, आर्ट माने आर, टू डस्ट रिटर्नेस्ट माने वापस फिर धूल मिट्टी में मिल जाओगे। ये पंच तत्व से ये जो शरीर बना हुआ है, तो लेखक कहता है, कवि कहता है कि जो धूल मिट्टी का बना हुआ शरीर है वो फिर धूल मिट्टी में मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कि हमारा शरीर जो है धूल मिट्टी का बना हुआ है, वो धूल मिट्टी में पुनः मिल जाएगा। ये चीज जो है वो आत्मा के बारे में नहीं बताएगी, ये भौतिक शरीर के बारे में बताएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, डस्ट दाउ वाज टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तुम कल जो है, आज जो हो कल मिट्टी में मिल जाओगे, ये बात जो है हमारे भौतिक शरीर के ऊपर लागू होती है, ना कि हमारी आत्मा के ऊपर लागू होती है। आत्मा अजर और अमर है और शरीर ये नश्वर होता है। तो कवि कहता है कि ये जीवन बड़ा गंभीर मैटर है, किसी उद्देश्य के प्रति मनुष्य का जन्म हुआ है, उसका उद्देश्य केवल मृत्यु ही नहीं है, वो जीवन में कुछ कार्य करने के लिए पैदा हुआ है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये आत्मा के बारे में ना कह करके ये भौतिक शरीर के बारे में कहा गया है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी पोयम में पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि पोयम का नाम और इसको किसने लिखा है, पोएट का नाम। दूसरा आता है राइमिंग वर्ड, और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आता है जो कविता के सारांश पर या केंद्रीय भाव पर आधारित होता है। तो मेन अगर दो हम याद कर लेते हैं, दो ही प्रश्न आते हैं, तो अगर वो दो हम याद कर लेते हैं तो कोई भी पोयम है उसका हम उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जिस कविता में 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी में से उत्तर उसका ढूंढ करके लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ द पोयम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन्स। राइट द नेम ऑफ द poem from which the above stanza or the lines have been taken and who is the poet of this poem। ये प्रश्न बनता है, वो प्रश्न कई तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन उसका मुख्य चीज ये होता है कि पाठ का नाम क्या है और इसको लिखा किसने है। तो 4 पोयम है, हम याद कर लेते हैं। द नेम ऑफ द लेसन, नेम ऑफ द पोएम इज द चार्म ऑफ लाइफ एंड द नेम ऑफ द पोएट इज H.W. लॉन्गफेलो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
द सम ऑफ लाइफ इज द नेम ऑफ द पोएम from which the above stanza has been taken and the name of the poet is H.W. Longfellow. किसी भी रूप में the name of the poem, the sum of life, the name of the poet, the H.W. Longfellow, इतना लिख करके हम 2 में 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है point out the rhyming words. What are the rhyming words? What are the rhyming words? Rhyme का मतलब होता है तुकबंदी करना, जिसमें जैसे कविता की अंतिम लाइन में कोई ना कोई तुक होता है, यही गद्य और पद्य में अंतर होता है, वो पढ़ने में अच्छा लगता है, यही सौंदर्य होता है। तो उसके हिसाब से जब हम देखते हैं कि अंतिम लाइन किससे मैच करती है, उच्चारण के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से किससे मैच करती है, अर्नेस्ट और ये है गोल, रिटर्नेस्ट एंड सूल। तो ये है, ये मैच कर रही है इससे और ये मैच कर रहा है इससे। अब इसको करने के लिए हम देखते हैं कि इसका उच्चारण कैसे। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट की तरह से ही रिटर्नेस्ट होता है। किसी पोयम में जो है ए बी मैच करता है, बाकी ए का सी से और बी का डी से मैच करता है ज्यादातर। तो अर्नेस्ट जो है वो रिटर्नेस्ट और गोल और सोल। इसको समझने के लिए हिंदी में, अंग्रेजी में तो सिलेबल होते हैं, सिलेबल में किसी सेंटेंस को हम तोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने सिलेबल हैं। और लेकिन अगर आप इसको हिंदी से समझेंगे तो आप उच्चारण के हिसाब से, जैसे ये मात्रा, ये लघ और गुरु लगा करके इसको हम जान लेते हैं कि इसका उच्चारण इसकी तरह से है। आप पढ़ कर भी ही आप जान जाएंगे। एक बार अगर पोएम का सस्वर पाठ किया जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि राइमिंग स्कीम क्या है, कि किसका तुक किससे बनता है, किससे मैच करता है। तो अर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट और गोल का हो जाएगा सूल। 2 नंबर पक्के। ये कोई भी पोएम आएगी उसमें जो राइमिंग वर्ड होंगे उसमें यही चीज देखना है कि अंतिम जो लाइन का अंतिम जो वर्ड है वो तीसरे से संभवतः मैच करेगा, दूसरे से भी कर सकता है लेकिन ज्यादातर तीसरे से ही। ए बी और ए सी बी डी। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार पोयम में जो 7 नंबर की पोइट्री है उसमें एक स्टेंजा के 2 प्रश्न में 2-2 नंबर हम आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और एक पोयम या सेंट्रल आइडिया लिख करके 3 नंबर हम उसमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।